हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या मेरी आवाज़ आप सभी को मिल रही है? आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि मेरी आवाज़ जो है वो आप सभी को मिल रही है। और जो आज की क्लास है इसी के साथ में जो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सुनील कुमार का कमेंट आ चुका है, हेलो सर। तो अजय कुमार मौर्य, मुकेश कुमार, शिव प्रताप राठौर, महेश कुमार, अरुण यादव, हिमांशु मिश्रा, हरीश मिश्रा, हरीश चंद्रा, सुशील कुमार, नील, अवधेश, सुनील, आशु, बॉबी, संदीप, अनामिका, विनोद, संजीव, राघवेंद्र, द किंग, सपना, विक्रांत, रेणु, फार्मासिस्ट सीपी सिंह, मोहम्मद नसीम, राजकुमार, डीआरएक्स, वीरेंद्र कुमार, शुभम, अरुण, पवन, आकाश यादव, ओके, राम, रमेश दोरवार, ओके, विवेक द्विवेदी, सरस्वती रावत, अजित यादव। तो जो स्टूडेंट्स है वो join हो चुके हैं। तो एक बार हम कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में संजीव सैनी, हरीश चंद्रा, अजय कुमार, सुशील, विक्रांत, संजीव, अवधेश, विक्रांत, सपना, अवधेश, ये जो स्टूडेंट है इनका कमेंट आ चुका है। तो देखिए, आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की अंतिम क्लास करेंगे। इसी के साथ में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके 10 मिनट बाद हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की क्लास जो है वो भी मैं आपको आज की क्लास में करवाने वाला हूं। तो हॉस्पिटल की क्लास के बाद फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चलेगी जो कि 10 मिनट बाद चलेगी। और इस क्लास में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक छोटा सा सब्जेक्ट है और इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस भी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे रमेश जी का कमेंट आ रहा है कि सर उसी के क्लास का वेट था। ओके, तो जो आपका वेट है वो आज खत्म हो जाएगा और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो क्लास है वो इस क्लास के बाद मैं शुरू करूँगा। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं। 49 जो स्टूडेंट है, 49 पे जो डेटा है वो आके रुक गया है। तो विक्रांत जी आप इस तरह के कमेंट ना किया करें। ठीक है, यहाँ पे केवल जो आपके कमेंट है यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खुशबू का कमेंट आ रहा है, गुड इवनिंग सर। पूजा का भी कमेंट आ रहा है, वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। गुड सर, आप हमारे लिए कब शुरू? तो यहाँ पे संजीव सनी कमेंट आ रहा है कि सर गुड, हमारे लिए आप कई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। ओके तो देखिए जो आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है ये भी आपका पूरा हो जाएगा और कल मैं आपकी हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की जो क्लास है उसको भी मैं लूंगा ताकि जो आपका हेल्थ एजुकेशन है उसको भी कल 2 क्लास में खत्म किया जाए। ठीक है, जो आपका हेल्थ एजुकेशन है उसको भी हम कल 2 क्लास में खत्म करेंगे। तो अभी 53 स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। राजकुमार, विक्रांत, सागर जायसवाल, अरुण यादव, गोविंद राम, जो ये स्टूडेंट हैं ये ज्वाइन हो चुके हैं और इनके कमेंट भी आ रहे हैं। तो इन स्टूडेंट्स के जो कमेंट है वो भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो वैभव का कमेंट आ रहा है, जय हिंद, आप सभी को जय हिंद। ओके, तो अभी केवल 58 जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन हुए हैं। फार्माकोग्नोसी, तो देखिए फिलहाल तो मैं अभी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस और कल मैं हेल्थ एजुकेशन की क्लास लेने वाला हूं। महेश कुमार, तो आप लगता है यहाँ पे शायर बनने आए हैं। आप यहाँ पे शायरी करने आए लगता है। ठीक है, तो 60 स्टूडेंट जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका ये चैप्टर बचा हुआ है हॉस्पिटल में, जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है एंटीडोट या फिर पॉइजनिंग का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सी पॉइजनिंग में हम कौन सा एंटीडोट देते हैं। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरी आवाज़ आप सभी को मिल भी रही होगी, सब कुछ ओके ओके चल रहा है। तो देखिए ये हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है और इसमें हमने बेसिकली
यहाँ पे 5 चैप्टर को कवर किया है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसमें दिया गया है कि ड्रग इंटरेक्शन, ये हमारा चैप्टर है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ड्रग यूज्ड इन क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि पॉइजनिंग में कौन कौन सी जो ड्रग है उनका यूज किया जाता है। साथ में ड्रग एब्यूज क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है, और बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर, इनसे जो क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपने फार्माकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। वही बात यहाँ पे दी गई है कि व्हेन ए ड्रग अपोज द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग बाय एक्टिंग ऑन सेम रिसेप्टर साइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक डॉग है। ठीक है, यहाँ पर एक डॉग है और यहाँ भी एक डॉग है। ठीक है, यहाँ भी एक डॉग है और यहाँ भी एक डॉग है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और यहाँ पे ब्रेड पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेड पड़ा हुआ है और इन दोनों को भूख लगी है। ठीक है, इन दोनों को क्या है, इन दोनों को भूख लगी है। तो देखिए, इनको यहाँ पे खाने के लिए इन दोनों को आपस में आना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेड के पास में आना पड़ेगा, और यहाँ पे हो सकता है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। ठीक है, इन दोनों के बीच में झगड़ा होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड एक ही है और डॉग कितने हैं, वो 2 हैं। ठीक है, एक यहाँ पे डॉग है और एक यहाँ पे डॉग है। ठीक है, तो समझिए कि एक हमारा मेडिसिन ये है, एक हमारा मेडिसिन ये है, और ये हमारा रिसेप्टर है जहाँ पे कि मेडिसिन को काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेप्टर एक ही है, लेकिन इस पर काम करने के लिए 2 मेडिसिन तैयार है। ठीक है, 2 यहाँ पे जो आपके ड्रग है, मेडिसिन है, वो इस रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर एक ही है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ठीक है, when a drug oppose the action of another drug by acting on same receptor site, इसी को हम कहते हैं एंटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एंटा लगा हुआ है। एंटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, एंटा का मतलब क्या होता है? एंटा का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि इफ द 2 ड्रग, ठीक है, 2 ड्रग्स आर गिवन टुगेदर, तो हमने 2 ड्रग को, जैसे कि ड्रग ए है और ड्रग बी है, हमने इसको दोनों को हमने एक साथ में दिया, इन दोनों को हमने एक साथ में दिया, एंड द कंबाइंड इफेक्ट इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो जो इनका यहाँ पे इफेक्ट हुआ, ठीक है, जो इनका यहाँ पे इफेक्ट हुआ, ये दोनों के, ठीक है, कॉम्बिनेशन के बराबर ही हुआ। ठीक है, जैसे कि इसके पास पावर था 2, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे ए है इसके पास पावर था 2, और जो ये बी है इसके पास पावर था 2। ठीक है, तो 2 और 2 मिला के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि इफ द 2 ड्रग्स आर गिवन टुगेदर एंड द कंबाइंड इफेक्ट इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए, अगर हम ए को देते, ठीक है, तो आता 2 आता, उसके बाद हम यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे दिए, इसमें दिया गया बी दिया गया, इसको देते तो कितना आता? 2 आता। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको दिया एक साथ में दिया, तब भी कितना इफेक्ट आया? इसका यहाँ पे इफेक्ट 2 ही आया। ठीक है, इफ 2 ड्रग्स आर गिवन टुगेदर एंड द कंबाइंड इफेक्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो इसका अगर यहाँ पे फाइनल, ठीक है, जो इसका पे फाइनल इफेक्ट आता है, यानी कि कंबाइंड इफेक्ट आता, जो यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट आता, अगर ये इसके सम से ज्यादा रहता, ठीक है, अगर ये 2 + 2 से अगर ये ज्यादा रहता, अगर यहाँ पे 5 आता, ठीक है, 6 आता, तो इसे हम कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। लेकिन इफ द 2 ड्रग्स आर गिवन टुगेदर एंड द कंबाइंड इफेक्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसे हम कहेंगे एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपने फार्माकोलॉजी में जरूर से पढ़ा होगा। इफ 2 ड्रग, ठीक है, ए प्लस बी आर गिवन एंड देयर इफेक्ट इज मोर देन देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, दिस इज नोन एज। तो देखिए, अगर हम ए ड्रग को बी ड्रग को अलग अलग देते, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जब हमने इसको ए प्लस बी को हमने यहाँ पे साथ में दिया, और जो इसका यहाँ पे इफेक्ट है वो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से ज्यादा हो गया। ठीक है, वो उनके अकेले के इफेक्ट से ज्यादा हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सिनर्जिज्म। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जाम्पल ऑफ एडिटिव इफेक्ट। तो देखिए, आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनका की कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उन सारी मेडिसिन के क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें कौन सा इफेक्ट होगा? उसमें आपका एडिटिव इफेक्ट हो गया, ठीक है, उसमें आपका एडिटिव इफेक्ट हो गया, या फिर आपका सिनर्जियम हो गया। ठीक है, इसी की वजह से जो है वो कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन बनाई जाती है, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो देखिए, बीटा ब्लॉकर और थायराइड जो है, ये हमारे एडिटिव इफेक्ट के एग्जाम्पल है। अगर इनको साथ में दिया जाएगा, तो जो उनका यहाँ पे इफेक्ट होगा वो इसका सम होता है, ठीक है, जोड़ होता है। ठीक है, चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रीम एंड सल्फोनामाइड। तो अगर हम ट्राइमेथोप्रीम और सल्फोनामाइड को एक साथ देते हैं तो कौन सा इफेक्ट होगा? ये वाला इफेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही है, ये इफेक्ट होगा सिनर्जिज्म का। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर हम
ट्राइमिथोप्रिम को अकेले देते या फिर अगर हम सल्फोनामाइड को अकेले देते, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे असर है वो उतना नहीं आता। लेकिन जब हम इन दोनों को साथ में देंगे, ठीक है, जब हम इन दोनों को साथ में देंगे तो जो इनका असर पहले से आ रहा था उससे भी ये ज्यादा आएगा, ठीक है, ये उससे भी आपका ज्यादा हो जाएगा। इसी, ठीक है, इसी को हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ, ठीक है, तो जो हमारा एलोप्यूरिनॉल है इसको दिया जाता है गाउट के पेशेंट में, ठीक है, जो यहाँ पे गाउट के पेशेंट है उनमें दिया जाता है और ये यूरिक एसिड का जो लेवल होता है ये इसको कम करता है, ठीक है, यूरिक एसिड का जो लेवल है ये इसको कम करता है। तो ये किसके मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट करता है, ठीक है, किसके मेटाबॉलिज्म को ये कम करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एजाथायोप्रिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो हमारा यहाँ पे एलोप्यूरिनॉल है ये इनहिबिट करता है, रोकता है, कम करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ एजाथायोप्रिन का, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि पेनिसिलिन जो है इसको कब दिया जाता है, ठीक है, इसको खाने से पहले देते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद देते हैं या फिर इसको कभी भी दे सकते हैं। और यहाँ पे नॉन ऑफ दिस का जो आंसर है वो दिया गया है। तो देखिए जो आपका पेनिसिलिन है इसको हमेशा हमें खाना खाने से पहले लेना चाहिए। अगर हम इसको खाना खाने के बाद लेंगे तो इसका सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, इसका सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसलिए पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इनको खाना खाने से पहले दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी स्टोमक भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इनको हम खाली पेट देते हैं, ठीक है। देखिए जो भी गैस की दवाई होती है जैसे कि आपका पेंटोप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, इनको भी सुबह जो है यहाँ पे खाना खाने से पहले दिया जाता है, ठीक है, नाश्ते से पहले दिया जाता है। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जिनको कि खाना खाने से पहले दिया जाता है, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको कि खाना खाने के बाद दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि टेट्रासाइक्लिन शुड बी गिवन, ठीक है, तो जो आपका टेट्रासाइक्लिन है इसको भी खाना खाने से पहले जो है वो दिया जाता है, यानी कि बिफोर मील जो है इसको दिया जाता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन, ठीक है। तो देखिए जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है इसको किसके साथ में नहीं देना चाहिए, ठीक है, मिल्क के साथ में, चीज के साथ में, यहाँ पे कर्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जो हमारा टेट्रासाइक्लिन होता है अगर हम इसको मिल्क के साथ में देंगे, चीज के साथ में देंगे या फिर कर्ड के साथ में देंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या, तो देखिए जो हमारे यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन है ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है, ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और जो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी इसको दूध के साथ में, चीज के साथ में, कर्ड के साथ में, यानी कि कहने का मतलब ये कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ में कभी भी टेट्रासाइक्लिन को नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर मोर कॉमन, ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसमें सबसे ज्यादा जो है वो कॉमन है, मेल में है, फीमेल में है या फिर आपका दोनों में है या फिर नन ऑफ दीज में। तो देखिए जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है ये फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि टेराटोजेनिक ड्रग क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए टेराटोजेनिक ड्रग ऐसी यहाँ पे ड्रग होती है अगर इनको कोई भी प्रेग्नेंट लेडी लेती है, ठीक है, अगर इनको कोई भी प्रेग्नेंट लेडी लेती है तो जो यहाँ पे बेबी होने वाला है, ठीक है, उसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, ठीक है, उसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, उसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाती है कि जो फीटस है जो कि आपका यूट्रस में है उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है वो है थालिडोमाइड, ठीक है, बहुत ये फेमस एग्जांपल है कि जो हमारा थालिडोमाइड ड्रग है ये टेराटोजेनिक होता है, ठीक है, ये टेराटोजेनिक होता है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रग दैट कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि फीटल एबनॉर्मेलिटीज को कहती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इसको लेती है तो जो बच्चा यहाँ पे यूट्रस के अंदर पल रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट होता है, तो कहते हैं टेराटोजेनिक। ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे सही है। और देखिए अगर कोई भी इन्फेक्शन हॉस्पिटल में फैलता है, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और एक कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी कि आप पूरी तरह से स्वस्थ थे और जब आप हॉस्पिटल में आपको वहां पर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हें हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स दैट कॉज फिटल एबनॉर्मलिटी तो इसे हम कहते हैं टेराटोजेनिक ड्रग, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ड्रग इंड्यूस डिजीज, ठीक है।
तो देखिए आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, आपको डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, आपको डॉक्टर ने दवाइयां प्रिस्क्राइब की, जब आपने उन दवाइयों को लिया तो उन दवाइयों से भी आपको कोई बीमारी हो गई, ठीक है। जब आप यहाँ पे प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो है, ठीक है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया था, जब आप उन मेडिसिन को आपने लिया तो उससे आपको कोई भी बीमारी हो गई तो इसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए हमारे पास दिया गया है टेराटोजेनिक, नोसोकोमियल एंड एट्रोजेनिक, तो ये हमारा होगा नहीं, ये होगा नहीं, मतलब ऑप्शन एक ही है, एट्रोजेनिक, ठीक है, एट्रोजेनिक। तो ड्रग इंड्यूस डिजीज इज कॉल्ड, इन्हें हम एट्रोजेनिक डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम एट्रोजेनिक डिजीज भी कहते हैं। तो एक बार मैं कमेंट बॉक्स में देख ले रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्लास दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। तो आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट भी आ रहे हैं, आप सभी बार कंफर्म करें कि मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, फिर आकाश ने बताया सर आ रही है। चलिए, तो जो क्लास है उसको मैं फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज जो है इन्हीं को हम कहते हैं एट्रोजेनिक डिजीज, ठीक है। एट्रोजेनिक डिजीज क्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ टू स्टॉप पॉइजनिंग, ठीक है, पॉइजनिंग को कैसे रोकें, ठीक है। तो देखिए बहुत लोग होते हैं जो सुसाइड करने के चक्कर में जहर खा लेते हैं, ठीक है, वो आत्महत्या करने के चक्कर में जहर खा लेते हैं। तो अगर कोई पॉइजनिंग का केस होता है तो उससे कैसे रोका जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो आप यहाँ पे काम करेंगे, जो यहाँ पे पेशेंट है या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने कि जहर खा लिया है, उसको आप उस जहर के संपर्क से दूर ले जाएंगे, ठीक है, रिमूव फ्रॉम द पॉइजन, ठीक है। अगर उसके मुंह पे, ठीक है, पॉइजन लगा हुआ है, ठीक है, या फिर अगर वो पॉइजन के संपर्क में है तो उसे सबसे पहले आप दूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एमेसिस, ठीक है, आप उसको उल्टी करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप उसको वोमिटिंग करवाने की कोशिश करेंगे ताकि जो उसका जीआईटी है, स्टोमक है, उसमें जो भी यहाँ पे पॉइजन है जो कि अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको जल्दी से आपको बाहर निकालना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है गैस्ट्रिक लैवेज का, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि देखिए हमारे पास जो भी सेलाइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सेलाइन सॉल्यूशन होता है, सेलाइन सॉल्यूशन, इसके माध्यम से जो उसका जीआईटी है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, स्टोमक है, उसको हम वॉश करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक ट्यूब का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इसी को हम गैस्ट्रिक लैवेज कहते हैं। ये स्टेप है वो आपको फॉलो करने चाहिए अगर कोई आपको यहाँ पे पॉइजनिंग का पेशेंट या फिर व्यक्ति दिखता है, कि उसको सबसे पहले हमें जहर से दूर करना है, उसके बाद उसको यहाँ पे वोमिटिंग करवाना है, उल्टी करवाना है, और यहाँ पे गैस्ट्रिक लावेज जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि वोमिटिंग कैन बी इंड्यूस बाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कि जहर खा लिया है, ठीक है, और जो यहाँ पे पॉइजन है वो उसके स्टोमक में चला गया, ठीक है, जीआरटी में चला गया, तो उसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप उसको इपिकैक का जो यहाँ पे सिरप है उसको आप यहाँ पे पिला सकते हैं, उसको यहाँ पे तुरंत जो है वो यहाँ पे उल्टी यानी कि वोमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस सिरप को पिलाते हैं तो उसको तुरंत जो है वो यहाँ से वोमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे दिया गया एपोमॉर्फिन, ठीक है, इसका भी जो यूज है वो किया जाता है, ठीक है, वोमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी का जो आंसर है, ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि अगर हमें पॉइजनिंग के केस में अगर हमें वोमिटिंग करवानी है तो इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, एपोमॉर्फिन का और इपिकैक सिरप का, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी का जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि ए ट्यूब, ठीक है, ए ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू स्टोमक एंड द कंटेंट ऑफ स्टोमक वाश्ड विद वाटर आर नॉर्मल सेलाइन टू रिमूव अनएब्जॉर्बेड पॉइजन, ठीक है। तो देखिए अगर किसी ने पॉइजन निगल लिया है, ठीक है, जहर उसने खा लिया है, तो उसके स्टोमक में जो भी पॉइजन अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको, ठीक है, वहां से उसको हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ए ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू स्टोमक एंड द कंटेंट ऑफ स्टोमक वॉश्ड विद वाटर आर नॉर्मल सेलाइन टू रिमूव अनएब्जॉर्बेड पॉइजन, इसी को हम कहते हैं गैस्ट्रिक लावेज, ठीक है। गैस्ट्रिक लावेज जो है वो हम इसी को कहते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ पे चारकोल होता है, ठीक है, चारकोल बहुत बढ़िया होता है, एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया एब्जॉर्बर होता है, ये सभी जो यहाँ पे पॉइजन वगैरह होते हैं ये इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे चारकोल का जो पानी है इसको भी जो है वो यहाँ पे पिलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए जहां पे हम यहाँ पे ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक लावेज कहते हैं, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं कि एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन, ठीक है, तो एसिटामिनोफेन को ही हम पैरासिटामोल कहते हैं, ठीक है।
पैरासिटामोल का एक और नाम है, क्या है, एसिटामिनोफेन। तो अगर किसी को एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग हो जा रही है, यानी कि अगर किसी ने बहुत ज्यादा पैरासिटामोल खा लिया है, जानबूझ के खा लिया है, ठीक है, या फिर उसने अगर यहाँ पे गलती से खा लिया है तो उसको पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं, एसिटाइल सिस्टीन का, एट्रोपिन का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, या फिर डेफेरॉक्सामिन का, ठीक है। तो जो इस तरह का केस है इसमें हम यूज करते हैं एसिटाइल सिस्टीन का, ठीक है। ये एंटीडोट होता है किसका, एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एंटीडोट ऑफ आयरन साल्ट, ठीक है। तो अगर किसी को आयरन साल्ट की पॉइजनिंग हो गई है तो इस केस में हम कौन सा एंटीडोट का यूज करते हैं, एस्मोलोल, कैल्शियम, ईडीटी, नालाक्सोन, या फिर डीफेरोक्सामिन, ठीक है। ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर किसी को आयरन की पॉइजनिंग है तो इसके लिए हम यूज करते हैं डीफोरक्सामिन का, ठीक है। ये हमारा एंटीडोट होता है किस केस में, आयरन की पॉइजनिंग में, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एंटीडोट फॉर नार्कोटिक ड्रग, ठीक है। तो अगर किसी ने नार्कोटिक ड्रग लिया हुआ है और उससे उसको पॉइजनिंग हो गई है तो उस केस में हम कौन से एंटीडोट का यूज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, नालाक्सोन, डाइमार्केप्रोल, या फिर पेनिसिलिन, सॉरी पेनिसिल अमीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो है वो नालाक्सोन एंटीडोट का जो यूज है वो किया जाता है इन केस ऑफ नार्कोटिक पॉइजनिंग, ठीक है। अगर किसी को नार्कोटिक पॉइजनिंग हो गई है तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, नालाक्सोन का यूज करते हैं। तो हम इसका एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, पैरासिटामोल या फिर अगर एसिटामिनोफेन की पॉइजनिंग है तो हम यूज करेंगे एसिटाइल सिस्टीन का, अगर यहाँ पे आयरन की पॉइजनिंग है तो हम यूज करेंगे डेस्फेरोक्सामिन का, और अगर नार्कोटिक ड्रग की पॉइजनिंग है तो हम इसके लिए जो है यूज करेंगे नालाक्सोन का, ठीक है। कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग है कि यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गलत इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं, नशे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दिया गया हीरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, और यहाँ पे पैथोडीन हो गया। तो ये सभी ऐसी ड्रग है जिनका कि लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इनका जो है ओनली अब्यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, एग्जांपल सीएनएस स्टिमुलेंट। तो सीएनएस स्टिमुलेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो कैफीन हो गया जो कि हमारे टी में या फिर कॉफी में पाया जाता है, ठीक है, टी या फिर कॉफी में जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे कोकेन दिया गया, एम्फेटामिन जो है, ये सभी सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं, हमें थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो इस तरह की जो फीलिंग है वो आती है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रग्स दैट प्रोड्यूस हेलुसिनेशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका हेलुसिनेशन क्या होता है, जब आदमी जिंदा रहते हुए सपने देखने लगता है, ठीक है। अगर उसने इस तरह का अगर कोई यहाँ पे ड्रग है, ठीक है, अगर उसने यहाँ पे कोई नार्कोटिक ड्रग लिया हुआ है तो उसको तरह तरह के भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो उसके साथ में होने लगती है। तो इसी को हम कहते हैं हेलुसिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई इसका यूज करता है, ठीक है, एलएसडी का अगर कोई यहाँ पे यूज करता है तो उसको हेलुसिनेशन होने लगता है, ठीक है, उसको हेलुसिनेशन होने लगता है। और एलएसडी क्या है, इसका फुल फॉर्म जो है वो भी हम जान लेते हैं, लाइसर्जिक, ठीक है, लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड, और डाई एथल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलमाइड। और ये ड्रग है, ठीक है, ये बैन ड्रग है, इसको कोई भी नहीं खरीदता है, इस पर सरकार ने बैन लगा हुआ है, इसको कोई भी खरीद नहीं सकता है। लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं नशे के लिए, जो वो लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे जो कि यहाँ पे हेलुसिनेशन जो है उसको प्रोड्यूस करती है, उसका जो एग्जांपल है वो है एलएसडी, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि रेट एट विच, ठीक है, एंड एक्सटेंट टू विच एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो देखिए, ऐसा रेट, ठीक है, ऐसा रेट, ठीक है, रेट और उसका एक्सटेंट यानी कि कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन, ठीक है, जो भी यहाँ पे ड्रग है उसका कितना जो यहाँ पे फ्रैक्शन है, ठीक है, परसेंटेज है, वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे, यानी जो कि यहाँ पे आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे या फिर जहां पे उसको काम करना है वहां पे पहुंचा, तो इसी को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, कहते हैं कि रेट एट विच एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे ड्रग का एक्टिव कंसंट्रेशन है उसका कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन जो है वो उसके साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है, उसी को हम कहते हैं क्या, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि इफ टू आर मोर सिमिलर डोजेज फॉर्म, ठीक है।
तो देखिए 2 या फिर 2 से अधिक, ठीक है, सिमिलर यानी कि डोजेज फॉर्म, यहाँ भी टैबलेट तो यहाँ भी टैबलेट होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ भी टैबलेट है तो यहाँ भी टैबलेट होना चाहिए। इफ टू आर मोर सिमिलर डोजेज फॉर्म ऑफ द सेम ड्रग, ठीक है, अगर यहाँ पे पैरासिटामोल का टैबलेट है तो यहाँ भी पैरासिटामोल का टैबलेट होना चाहिए, ठीक है। वही लिखा हुआ है सेम ड्रग रीच दी ब्लड सर्कुलेशन एट द सेम रेट एंड सेम एक्सटेंट, ठीक है। अगर इस वाले पैरासिटामोल का 50% पहुंचा, अगर इसका बायोबिलिटी 50% है तो इस वाले का भी जो है वो भी यहाँ पे 50% है, इसका भी फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे 50% है, इसका भी बायोबिलिटी जो है वो यहाँ पे 50% है, इसका भी 50% है, ठीक है। तो इफ टू आर मोर सिमिलर डोजेज फॉर्म, ठीक है, सेम ड्रग रीच द ब्लड सर्कुलेशन एट द सेम रेट एंड सेम एक्सटेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंस कहते हैं, ठीक है। बायो इक्विवेलेंस में क्या होता है, सेम डोजेज फॉर्म होना चाहिए, सेम ड्रग होना चाहिए और इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी जो है वो एक समान होनी चाहिए। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बायो इक्विवेलेंस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बायो इक्विवेलेंस, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लिनिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्लिनिकल इक्विवेलेंस में क्या होता है कि अगर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि दो ब्रांड प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ भी पैरासिटामोल है और यहाँ भी पैरासिटामोल है, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे जो है वो आपका यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपनी ए का है और यहाँ पे कोई कंपनी बी का पैरासिटामोल है, ठीक है। ये कंपनी ए का पैरासिटामोल है और ये कंपनी बी का पैरासिटामोल है, ठीक है। अगर इन दोनों का फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक ही आता है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे सेम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाती हैं तो इसे हम कहेंगे क्लिनिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे क्लिनिकल इक्विवेलेंस। तो दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग कंपनी की जो यहाँ पे ड्रग है, मेडिसिन है, लेकिन उनका जो पे फार्मूला है वो आपका एक ही होना चाहिए। अगर उनका क्लिनिकल रिस्पॉन्स एक ही आ रहा है, ठीक है, उनका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक ही आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्लिनिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अब देखिए थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि दो स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनका केमिकल नेम अलग अलग है, इनका केमिकल कंपोजिशन अलग है, यानी कि कहने का मतलब ये कि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे अलग अलग है, इसका ए है इसका बी है, लेकिन अगर इनका जो यहाँ पे रिस्पॉन्स है, ठीक है, अगर इनका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक ही आ रहा है तो उसे हम कहेंगे थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बायो इक्विवेलेंस, क्लिनिकल इक्विवेलेंस और थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहां पर दिया गया कि द बायो अवेलेबिलिटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है, द बायो अवेलेबिलिटी जो है वो इसमें से किसमें मैक्सिमम होगी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी आपका सस्पेंशन में थोड़ा सा समय लग जाएगा, यहाँ पे आपका कैप्सूल में भी थोड़ा सा समय लग जाएगा, यहाँ पे टैबलेट में भी जो है वो यहाँ पे समय लग जाएगा, लेकिन जो आपका यहाँ पे सोल्यूशन है, इसका एब्जॉर्प्शन है वो तुरंत होगा, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे तुरंत होगा। और देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 100% बायो एबिलिटी किसकी होती है, ठीक है, 100% बायो एबिलिटी जो है ये किसकी होती है, ठीक है, तो ये होती है इंट्रावेनस इंजेक्शन की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई भी मेडिसिन आईवी रूट के माध्यम से देते हैं तो वो 100% हमारे से, ठीक है, वो उसका जो है 100% फ्रैक्शन है, यानी कि जो उसका डोज है पूरा डोज जो है वो हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि यूनिवर्सल एंटीडोट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, तो जो आपका पे यूनिवर्सल एंटीडोट है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है पाउडर चारकोल, यानी कि चारकोल को इसमें, ठीक है, पीस कर उसका पाउडर बना दिया जाता है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और टैनिक एसिड होता है, और जो उनका रेशियो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि इनका रेशियो कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 211, ठीक है, 211 जो है वो इनका यहाँ पे रेशियो होता है, यानी कि दो पार्ट आपका हो गया पाउडर चारकोल, एक पार्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक पार्ट हो गया टैनिक एसिड, ठीक है। तो इसी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन नेचर ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन विच एंटीडोट शुड बी यूज, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कि यहाँ पे जहर खा लिया है और आप यहाँ पे उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे, पहचान नहीं पा रहे कि उसने कौन सा जहर खाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यूज कर देंगे यूनिवर्सल एंटीडोट का, ठीक है। तो उसने कौन सा पॉइजन लिया हुआ, जब इसके बारे में आपको पता नहीं चलता है तो उस केस में हम यूज कर देते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट का। और यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है,
वो होता है पाउडर्ड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड, और जो इनका रेशियो है वो होता है 2:1:1, ठीक है, ये इसका रेशियो होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपके हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन है, और इसी के साथ में जो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सिलेबस है वो भी पूरा होता है, ठीक है। चलिए, तो जो स्टूडेंट्स के कमेंट वगैरह उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट हम देख लेते हैं। तो हिमांशु गुप्ता कमेंट आया हुआ है, विक्रांत कुमार। तो एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन को तो मेरा जो कैमरा है वो भी चालू हो चुका है। तो इस वाली क्लास में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप यहाँ पे एक बार पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन वर्ड जो आपको समझ में नहीं आया है इस क्लास में। सीमा का कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसको मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, ठीक है। तो यानी कि ऐसी ड्रग, ठीक है। अब देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए सीमा, ठीक है, और उसने आपको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, और जब आपने ये मेडिसिन खाया, ठीक है, जब आपने ये मेडिसिन खाया तो इससे भी आपको कोई नई बीमारी हो गई, ठीक है। जब आपने ये आपका मेडिसिन जब आपने यहाँ पे खाया तो इससे यहाँ पे कोई नई बीमारी जो है वो हो गई, तो ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एट्रोजेनिक ड्रग, इसको हम एट्रोजेनिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं और उस मेडिसिन को खाने की वजह से अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एट्रोजेनिक डिजीज कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, यानी कि जब हमने मेडिसिन लिया और उसकी वजह से जब हमें कोई बीमारी हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एट्रोजेनिक डिजीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो सीमा, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि एट्रोजेनिक डिजीज क्या होती है? तो देखिए, जब कोई भी बीमारी जो है वो दवाइयों को खाने से होती है, ठीक है। जब कोई भी जो यहाँ पे बीमारी है वो जब दवाइयों को खाने की वजह से होती है तो उसे हम कहते हैं एट्रोजेनिक डिजीज। और नॉस्कॉमियल इन्फेक्शन क्या होता है? नॉस्कॉमियल इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन होता है, ये हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल में गए और वहां से हमें कोई इन्फेक्शन लग गया तो उसे हम कहेंगे नॉस्कॉमियल इन्फेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे संजीव का कमेंट आ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ पे अमू प्रताप सिंह का भी कमेंट आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 और 24 बता दीजिए। तो देखिए, हम इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि फीटल एबनॉर्मेलिटीज को कॉज करती हैं, ठीक है। तो देखिए, फीटल एबनॉर्मेलिटीज क्या होती है? तो देखिए, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है और उसके गर्भ में कोई भी बच्चा पल रहा है, ठीक है, तो वो ऐसी मेडिसिन अगर लेती है तो उसका जो यहाँ पे साइड इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, वो यहाँ पे पल रहे बच्चे पे पड़ता है, ठीक है। उसके यहाँ पे पैर हाथ खराब हो सकते हैं, वो विकलांग हो सकता है, इसी को हम कहते हैं फीटल एबनॉर्मलिटी कहते हैं, ठीक है। फीटल एबनॉर्मलिटी से हम कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जो इस तरह की ड्रग्स होती हैं उन्हें हम टेराटोजेनिक ड्रग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ड्रग है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टेराटोजेनिक ड्रग कहते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है थालिडोमाइड, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसको भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि इफ टू, ठीक है, दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, इफ टू आर मोर सिमिलर डोजेज फॉर्म ऑफ द सेम ड्रग, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे टैबलेट लिया पैरासीटामोल का, ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे टैबलेट लिया, ये भी टैबलेट आपका पैरासीटामोल का है और ये भी टैबलेट जो है ये आपका पैरासीटामोल का है। देखिए, इसमें लिखा गया कि इफ टू आर मोर सिमिलर डोजेज फॉर्म, ठीक है।
जो आपका डोजेज फॉर्म है ये हमारा एक ही होना चाहिए, सेम ड्रग, ठीक है। आपका यहाँ पे पैरासिटामोल है, यहाँ भी आपका पैरासिटामोल है। रीच द ब्लड सर्कुलेशन एट द सेम रेट एंड द सेम एक्सटेंट, ठीक है। तो अगर इनकी बायो यहाँ पे बायो एबिलिटी जो है, ठीक है, बायो एबिलिटी में आप लिख देते हैं, अगर इनका अभी इसमें लिखा है ब्लड सर्कुलेशन एट सेम रेट एंड सेम एक्सटेंट, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सेम यहाँ पे रहता है तो इसे हम कहेंगे बायो इक्विवेलेंस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेम डोजेज फॉर्म होना चाहिए, सेम ड्रग होना चाहिए और इनका सेम रेट और सेम एक्सटेंट होना चाहिए, ठीक है। सेम और आपका सेम बायो अवेलेबिलिटी जो है वो एक होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आएंगे बायो इक्विवेलेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 और तो 24 है उसको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए तो हम एक बार वापस से चलते हैं अपने पेज में। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड में देख लेता हूं। तो देखिए अभी 6:06 हो रहे हैं और 6:20 पे, ठीक है, 6:20 पे हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो 6:20 पे एक बार फिर से वापस से ज्वाइन हो जाएंगे। हेलो, आ रही है सर? अब चलिए, तो सीमा का जो कमेंट है वो आ रहा है कि जो आवाज है वो आ रही है। तो देखिए 6:20 पे जो है वो हम फिर से स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे और आज ही की क्लास में जो आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अमू प्रताप सिंह, आप एक बार इस वीडियो को जब यहाँ पे सर्वर पे अपलोड हो जाएगा तो आप उसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं 6:20 पे, तब तक आप लोग कुछ खाइए पीजिए, ठीक है, पानी वगैरह पीजिए। तो 6:20 पे जो है वो हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो क्लास है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। ओके।